पटाखों की आवाज के साथ जलने लगा था। लूसी, हरियाली बहन, आप दोनों कहाँ जा रही हो? बच्चे भी साथ में हैं। रानो, हम पड़ोस के जंगल में मेला देखने जा रहे हैं। बच्चे सुबह से जिद कर रहे थे, आप भी चलो। ठीक है लूसी, मैं गुड़िया कुकू को लेकर आती हूँ, आप बस 5 मिनट रुके। नहीं रानो, हमें पहले से ही देर हो रही है, आप आ जाना, हम निकलते हैं। हरियाली बहन, मैं बस 5 मिनट लगाऊंगी, आप थोड़ी देर रुके, मेरा घर पास में ही है। अगर सब साथ में चलेंगे तो मेला देखने में अच्छा लगेगा। मैं अभी आती हूँ। नहीं रानो, आप किसी और के साथ आ जाना, हम निकलते हैं, पहले ही बहुत देर हो गई। ऐसे वो दोनों पड़ोसने चली जाती है। रानो तो उदास हो गई थी और अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे गौरी कौवी मिलती है। चिड़िया, तुम्हारा मुंह ऐसे लटका क्यों है? किसी से लड़ाई हुई क्या? नहीं गौरी बहन, किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ? वो हरियाली लूसी दशहरा का मेला देखने गई। मैंने साथ चलने को बोला, वो छोड़कर चली गई। बार बार कहने पर 5 मिनट भी नहीं रुकी। बताओ, ऐसे कौन करता है? अच्छा, तो ये बात है। वैसे रानो, वो लूसी तो स्वभाव की ठीक है, मगर हरियाली बहुत तेज है। उसका पति 4 पैसे क्या कमाने लगा, उसे घमंड आ गया। तो गौरी बहन, मैं कौन सा उनसे पैसे मांग रही थी, बस साथ चलने को ही तो बोला था। दोनों छोड़कर भाग गयी। रानो, तुम तो पागल ही रहोगी, गरीबों को अपने साथ कोई नहीं लगाता। चलो बच्चों को बुला लाओ, मैं जग्गू को लाती हूँ, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है गौरी बहन, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर दोनों अपने अपने घरों को चली जाती और जल्दी से बच्चों को लेकर दशहरा का मेला देखने जाती। मेले के अंदर बहुत भीड़ थी, चारों तरफ दुकानें सजी थी। रानो देखो, रावण कितना बड़ा है, हम सब तो उसके सामने चींटी जैसे लग रहे हैं। हाँ गौरी, रावण तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब इसको आग लगे तो बच्चों का हाथ कस के पकड़ना, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। मम्मा, मुझे झूला झूलना है, वो बड़े वाले झूले में झूला झूलना है। हाँ मम्मा, हम भी जग्गू के साथ बड़े वाले झूले में झूलेंगे। चलो, हमें टिकट दिला दो। रानो, इस बड़े झूले की टिकट तो महंगी होगी। हाँ गौरी, वो तो है। मम्मा जल्दी चलो, हमें टिकट दिला दो, वरना झूले में भीड़ लग जाएगी। गौरी बहन चलो, हम टिकट वाले से रेट लेते हैं। फिर वो सब टिकट वाले पक्षी के पास जाते हैं और टिकट का रेट पूछते हैं। चिड़िया, एक टिकट 80 रुपए की है। 80 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ तो झूला भी तो 80 फीट का है, टिकट तो महंगी होगी ही। रानो चलो यहाँ से। नहीं मम्मा, मुझे बड़े वाला झूला झूलना है, मैं इसमें कभी नहीं बैठा, इस बार तो झूल के रहूँगा। जग्गू बेटा, मैं आपको रेल में झुलाऊंगी, अब चलो यहाँ से। नहीं मम्मा, मैं बड़े वाले झूले में झूलूंगा, रेल में नहीं झूलूंगा। हाँ मम्मा, हम भी बड़े वाले झूले में झूलेंगे, आप टिकट क्यों नहीं खरीद रही? वो दोनों बहुत गरीब थी, उनके पास इतने पैसे नहीं थे जो वो बड़े वाले झूले की टिकट खरीद सके। गौरी बहन आप रुके, मैं कुछ करती हूँ। फिर रानो चिड़िया दोबारा से टिकट वाले पक्षी के पास जाती। भाई जी, हमारे पास रुपए थोड़े कम है और हमारे बच्चे इसी झूले में झूलने की जिद कर रहे हैं, कृपया आप थोड़ा टिकट के पैसे कम कर लो। नहीं नहीं, टिकट का 1 रुपया भी कम नहीं होगा, झूलना है तो झूलो, वरना जाओ। भाई जी, आपके झूले के काफी सारे डब्बे खाली हैं, उनमें कोई नहीं बैठा, तो हमारे बच्चों को ही झुला दे, कम से कम थोड़े पैसे तो मिलेंगे ही। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता, तुम जाओ यहाँ से, मेरा समय न जाया करो, टिकट पूरे 80 रुपए की होगी। रानो चलो यहाँ से, इन्हें किसी गरीब पर दया नहीं आती, आप चलो यहाँ से, इनके आगे गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं। तीनों बच्चे उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। हाँ मम्मा, चलो यहाँ से, हमें अब झूला नहीं झूलना, रावण जलने का समय हो गया, हम रावण देखते हैं। रानो, हमारे बच्चे समझदार हो गए हैं, अब चलो। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। रावण के सामने भारी भीड़ थी। गौरी, रावण जलने में अभी समय लगेगा, चलो बच्चों को आइसक्रीम ही खिला देते हैं। इन्होंने झूला झूलने की जिद तो छोड़ दी। हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। चलो बच्चों, तुम्हें आइसक्रीम खिलाते हैं। फिर वो तीनों बच्चों को आइसक्रीम वाले के पास ले जाते। गुड़िया, कुक्कू और जग्गू आइसक्रीम लेकर बहुत खुश थे। तभी गुड़िया की नजर बुलबुले किक्की पर जाती, जो गुड़िया कुक्कू को अपने पास बुला रहे थे। मम्मा, वो देखे, बुलबुला किक्की हमें बुला रहे हैं।
हम उनके पास चलते हैं। नहीं रानो, उनके पास ना जाना। देखो कैसे ठूस ठूस के छोले भटूरे खा रहे हैं। हम उनके पास गए तो उनकी माँ को यही लगेगा हम उनके पास खाना खाने आए हैं। गौरी, मैं उनके पास क्यों जाऊंगी जब वो मेरे लिए 5 मिनट नहीं रुकी थी। मैं क्या पागल हूँ? मम्मा चलो, वहाँ हमारे दोस्त हैं। नहीं बच्चों, वो खाना खा रहे हैं। चलो, मैं तुम्हें रावण नजदीक से दिखाती हूँ। उसके 10 सर हैं। ऐसे गौरी रानो बच्चों को वहाँ से रावण के पास ले जाती है। मम्मा, ये दोनों रावण जी के भाई है ना? हाँ बच्चों, ये रावण के भाई हैं। अब चलो थोड़ा पीछे हो जाओ, रावण में आग लगने वाली है। फिर कुछ ही देर में रावण में आग लगा दी जाती और रावण पटाखों की आवाज के साथ जलने लगा था। भीड़ में अफरा तफरी मच गई थी, सब भाग रहे थे। गौरी, जग्गू का पंख कस के पकड़ लो, भीड़ ज्यादा है, कहीं पंख छूट ना जाए। फिर वो दोनों भीड़ से अपने बच्चों को बाहर लाती है और अपने घर आने लगी थी। उनके पीछे लूसी हरियाली थी। लूसी बहन, दशहरा देखकर तो मजा आ गया और पहले जाकर ढेर सारी शॉपिंग भी कर ली। मम्मा, वो देखो बुलबुले के हाथ में कितने सारे खिलौने हैं, हमारे पास तो एक भी नहीं। हाँ मम्मा, मैं ट्रक लेना चाहता था, मगर आप वहाँ रुके ही नहीं। वो दोनों अपने बच्चों की बातें दुखी मन से सुनती घर आ रही थी। तीनों बच्चे भी बहुत उदास थे। तो दूसरी तरफ लूसी हरियाली के बच्चों के पंख खिलौनों से भरे हुए थे। वो खुशी खुशी उड़ रहे थे। रानो गौरी तो अपनी गरीबी के कारण चुपचाप उड़े जा रही थी। वो बच्चों के आगे कुछ नहीं बोलती। प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। कई दिनों से जंगल में लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण रानो के घर में तो पानी भर चुका था। हे भगवान, ये बारिश ना जाने कब रुकेगी। पूरे घोंसले में पानी भर गया। अब मैं क्या करूं? मम्मा जल्दी से भागो, हमारा घर गिरने वाला है। कुकू भैया जल्दी से भागो। ऐसे वो तीनों भागकर बाहर ही निकले थे कि तभी रानो का घर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो टूट गया। गुड़िया कोको, बारिश में घर तो बना नहीं सकते, चलो किसी भले पक्षी से मदद मांगते हैं। ऐसे रानो चिड़िया बारिश में अपने दोनों बच्चों के साथ आश्रय की तलाश में निकल जाती है। वो सबसे पहले मिट्ठू के घर जाती और घर टूटने की सारी बात बताती। रानो, हमारा घर बहुत कमजोर है, जैसे तैसे हमारा रहना ही मुश्किल है। आप कबूतर के घर जाओ। हरियाली की ये बात सुन चिड़िया भागी भागी कबूतर के घर जाती, लेकिन कबूतर के घर पे तो ताला लगा हुआ था। आखिरी में कौवों का घर बचा था। चिड़िया भागकर कौवों के घर जाती है। कालू भैया, मेरा घर टूट गया है, कृपया आप मुझे बारिश रुकने तक अपने घर में जगह दे दें। लेकिन चिड़िया, तुम्हारे अंदर आते ही हमारा घर भी टूट गया तो? गौरी बहन, आपने तो बारिशों से पहले नया घर बनाया था। मैं टुन्नों की मौत होने पर घर नहीं बना सकी, तो आपका घर नहीं गिरेगा, कृपया हमें अंदर ले ले। लेकिन चिड़िया, हम तुम्हें फ्री में अपने घर में क्यों रखें? तुम्हारे पास कुछ है जो हमें किराए की तरह दे सको? मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम जो मांगोगे मैं बारिश रुकने पर दे दूंगी। तो फिर बारिश रुकने पर ही हमारे घर आना। अब जाओ यहाँ से। ऐसे वो दोनों अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ उड़े जा रही थी, तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर जाती है। चिड़िया उसका दरवाजा खटखटाती है। बूढ़ी माँ जी, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं बारिश में भीग रही हूँ, कृपया हमारी मदद करो। चिड़िया के बार बार बुलाने पर भी कोई नहीं आता। तब वहाँ से एक अनजान पक्षी गुजरता है, जिसे चिड़िया रोक लेती है। भैया, यहाँ जो बूढ़ी माँ जी रहती थी वो कहाँ गई है? चिड़िया, जहाँ जो बूढ़ी पक्षी रहती थी वो कुछ दिन पहले मर गई। आप उनकी रिश्तेदार हो? नहीं भाई साहब, मेरा घर बारिश में टूट गया, मैं तो यहाँ मदद मांगने आई थी। चिड़िया, आप चाहो तो यहाँ रह सकती हो, जब से वो बूढ़ी माँ जी मरी है ये झोपड़ी खाली है। ऐसे बोलकर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। रानो अपने बच्चों के साथ अंदर जाती है। मम्मा, यहाँ तो राशन रखा है, मुझे बहुत भूख लगी है, आप रोटी बना दे। हाँ गुड़िया, शायद ये उस बूढ़ी माँ जी का होगा, आज हम गरीबों के काम आ गया। ऐसे रानो अपना खाना बनाती है और वो तीनों पेट भर खाते हैं। बारिश बहुत जोरों से थी, आंधी तूफान चल रहा था। गौरी, इस तेज तूफान में कहीं हमारा घर भी न गिर जाए।
कालू, हमारा घर शीशम की लकड़ी से बना है, चाहे कितनी भी तेज बारिश हो ये कभी नहीं गिरेगा। गौरी, उन दिनों गर्मी बहुत तेज थी तो मैं शीशम की लकड़ी नहीं ढूंढ सका और सरकंडे की लकड़ी से ही घर बना दिया। सरकंडा, ये तो बहुत कमजोर और फोकी लकड़ी है, अब तो हमारा घर पक्का गिरेगा। कालू, तुम बहुत कामचोर हो। गौरी, अब तक नहीं गिरा तो शायद ना भी गिरे, तुम ऐसे चिंता न करो। ऐसे तेज तूफान में वो कौवे बुरी तरह से डर चुके थे। आंधी तूफान बढ़ते जाते हैं और उनका घर भी धड़ाम से ढेर हो जाता है। गौरी तो कालू कौवे को खूब सुनाती है, अब हम कहाँ जाएंगे, सब तुम्हारी गलती है, एक काम ठीक से नहीं कर पाए। गौरी, वो जंगल वाली बूढ़ी माँ जी मर गई है, चलो हम वहीं चलते हैं। फिर वो दोनों बारिश में भागना शुरू करते और बूढ़ी पक्षी के घर चले जाते, लेकिन दरवाजा तो चिड़िया ने खोला था। कालू हैरान रह जाता है। चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? कालू, वो बूढ़ी माँ जी मर गई है तो बारिश में हम यहाँ रहने लगे। चिड़िया, अभी के अभी घर से बाहर निकलो, ये घर उस बूढ़ी माँ जी ने हमें बेच दिया, जल्दी से बाहर निकलो। गौरी, तुम झूठ बोल रही हो, माँ जी ने कोई घर नहीं बेचा। चिड़िया, हम भला झूठ क्यों बोलेंगे, पूरे 200 दाने देकर खरीदा था, अब जल्दी से बाहर निकल, हम बारिश में भीग रहे हैं। देखें कालू गौरी, अगर तुम्हारा घर भी टूट गया है तो तुम हमारे साथ भी रह सकते हो, लेकिन हमें घर से बाहर ना निकालो। तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ऐसे बोलकर कालू कौवा गुस्से में चिड़िया को धक्का देता है। चिड़िया बाहर जाकर गिरती। गुड़िया कुकू तो चुपचाप अपनी मम्मा के पीछे चले जाते। अब दोबारा से कभी यहाँ आने की गलती ना करना, ये घर अब हमारा है। ऐसे बोलकर दोनों दरवाजा बंद कर लेते हैं। चिड़िया तेज बारिश में फिर से बेघर हो गई थी। मम्मा, मम्मा, ये झूठे कौवे हैं, बूढ़ी माँ जी ने घर नहीं बेचा होगा। मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ, ये दुष्ट कौवे अपने आगे किसी की नहीं सुनते, हमें यहाँ से जाना होगा। वो दोनों ऐसे बोल ही रही थी, तभी कुकू अचानक से बेहोश हो जाता है। मम्मा चिड़िया तो घबरा जाती है। गुड़िया, कुकू तो बेहोश हो गया, जल्दी से बुलबुल वैद्य के पास जाना होगा। फिर मम्मा चिड़िया कुकू को लेकर तेज उड़ रही थी। तूफान जोर से चल रहा था, मम्मा चिड़िया को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। अचानक से वो एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है, उसे चोट लगी थी। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा, मेरा बेटा मर जाएगा, अब मैं कैसे हॉस्पिटल जाऊं? ऐसे दोनों माँ बेटी बारिश में बेबस रो रही थी। तभी उनकी मदद करने एक जादुई परी आती है। चिड़िया उसे सारी बात बताती। छोटी चिड़िया, आप जल्दी से कोई चीज लाओ, फल या फिर कोई वस्तु, मैं अपने जादू से उसी से तुम्हारा घर बना दूंगी। परी की ये बात सुन गुड़िया भागी भागी जाती है, उसे कोई फल नहीं मिलता। तभी उसकी नजर एक गुलाब पर जाती जो झमाझम बारिश में पूरी तरह से खिला था। गुड़िया उस गुलाब को ही ले आती है और परी को दे देती है। परी जी, मुझे बस ये गुलाब मिला और कुछ नहीं मिला। फिर परी उस गुलाब का ही सुंदर सा घर बना देती है और कुकू को बिल्कुल ठीक कर देती है। चिड़िया तो बहुत खुश थी। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। छोटी चिड़िया, अब तुम आराम से रहो, घर में खाने की कोई कमी नहीं है, अब मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। इधर एक बड़ी चील अपने सामान के साथ उस बूढ़ी पक्षी के घर पहुँचती है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कौवो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चील दी, ये घर हमने खरीद लिया है, इसलिए हम यहाँ रहते हैं। चील को तो बहुत गुस्सा आता है क्योंकि बूढ़ी पक्षी ने वो घर सच में चील को बेच दिया था। वो कौवों को खूब मार लगाती और बारिश में उठाकर बाहर फेंक देती। कालू, अच्छा होता अगर आज और नहीं आते तो ये मार उस चिड़िया को लगती। हाँ गौरी, मेरी तो आँख फूट गई, चील ने घूंसा मारा। ऐसे बुरे कौवे तो अपनी गलती पर पछता रहे थे। इधर रानो चिड़िया अपने गुलाब घर में सुकून से रह रही थी। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया ने इस बार अपने खेत में तरह तरह की सब्जी उगाई थी। टुन्नू चिड़ा रेहड़ी पर उन्हें बेचा करता। इस साल सब्जियों का भाव बहुत अच्छा था, इससे दोनों को बहुत अच्छा मुनाफा होता। लेकिन उसकी पड़ोसन गौरी कौवी तो इस बात से बहुत जलती। कालू, तुम दिन भर खाली पड़े रहते हो और उस टुन्नू को देखो, कैसे सुबह सुबह सब्जियों का ठेला लेके चल दिया, कितने पैसे लाता होगा शाम को।
उसकी पत्नी दिन भर खेत में काम करती है, सब्जियों की देखभाल, और जरा तुम अपने आप को देखो, कैसे सारा दिन घोंसले में पड़ी रहती हो, चली बड़ी रानो की होड़ करने। कालू, वो रानो की बच्ची मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती, उसका नाम मेरे सामने बार बार न लिया करो। तो वो टुन्नू कौन सा मेरे मामा का लड़का है जो हर समय तुम उसका ही गुणगान करती रहती हो। वो दोनों ऐसे जली कटी बातें कर रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी दरवाजा खोलती है। ले गौरी बहन, मैं आपके लिए सब्जियां लाई हूँ। आज खेत से कुछ ज्यादा ही तोड़ ली, सोचा पड़ोसियों में बांट दूं। गौरी वो ताजी ताजी सब्जी दरवाजे से ही ले लेती है और रानो अपने घर चली जाती है। देखें कालू, हमारे जले पर नमक छिड़क गई। आजकल बहुत तरक्की कर रही है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ उस रानो के खेत में कीड़े मारने वाली दवा डाल दे। दवा से तो कीड़े मरेंगे, जिससे उसका ही फायदा होगा। पागल गौरी, जरूरत से ज्यादा दवा डालेंगे तो सब्जियां ही मरेंगी, फिर वो किसी काम की नहीं। अब जल्दी से 1000 रुपए दो, 2 डब्बे कीटनाशक के लाता हूँ। गौरी कभी कालू को अपनी संदूक से 2000 रुपए दे देती है और कालू कौवा दवा लेने चला जाता है। वो रात होते ही रानो के खेत में जाते और सारी हरी भरी सब्जियों में दवा डाल देते। अब देखूंगा कैसे सुबह सुबह रेहड़ी भर के बाजार ले जाएगा, मेरा बड़ा खून फूंका है। कालू, अब जल्दी चलो वरना कोई देख लेगा। ऐसे दोनों कौवे जल्दी से अपने घर आ जाते हैं। रानो सुबह सवेरे ही सब्जी तोड़ने खेत पर जाती है तो चौंक जाती है, क्योंकि सारी सब्जियों के पत्ते मुरझाए हुए थे, सब्जियां भी बेकार हो गई थी। हे ऊपर वाले, ये क्या हुआ? अचानक से सारी सब्जियां कैसे खराब हो गईं? हमने तो कोई दवा भी नहीं डाली। रानो बेचैनी से सारे खेत को देख रही थी, तभी टुन्नू रेहड़ी लिए आ जाता है। वो भी सारी सब्जियां मरी हुई देखकर घबरा जाता है। टुन्नू जी, ये किसी ने हमसे जल के किया है, अब हम क्या करेंगे? सब्जी तो किसी काम की नहीं रही। रानो जी, वो जो कोई भी होगा कभी सुख चैन से नहीं रहेगा, बुरी मौत मरेगा, जो हमारी महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब चलो यहाँ से। लेकिन टुन्नू जी, अब हम क्या करेंगे? अभी तो कमाई होनी शुरू हुई थी, खेत की लागत का भी खर्चा नहीं निकला। ऐसे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी थे। वो अपने घर आ जाते हैं। उन्हें खाली रेहड़ी लाता देख कालू गौरी तो बहुत खुश थे। कालू, वो देखे कैसे मुंह लटके हैं दोनों के, अब रहेंगे हमारी तरह दिन भर ठाली। टुन्नू जी, अब खेत की सब्जियां तो किसी काम की नहीं। मैं तो कहती हूँ जन्माष्टमी आने वाली है, तो क्यों ना कान्हा जी के छोटे छोटे वस्त्र बना के बेचूं। रानो जी, जो आपको ठीक लगे वो करे, मेरा तो मन ही बैठा जा रहा है। मैंने खेत में कितनी मेहनत की थी। रानो चिड़िया दुखी मन से बाजार जाती है और छोटे मोटे कपड़े खरीदकर कान्हा जी के नन्हे नन्हे वस्त्र बनाती है। खाली बैठा टुन्नू भी रानो का हाथ बटाता। टुन्नू जी, आज के लिए इतना ही काफी है, मैं कल इन्हें बेच कर देखती हूँ, क्या पता कोई हम गरीब से ये कपड़े खरीदे या नहीं। ऐसे बातें कर वो दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही रानो एक थैले में सारे कपड़े ले जाती है और फुटपाथ पे कपड़ा बिछाकर बेचने लगती है, मगर उसकी फुटपाथ की दुकान पर कोई नहीं आता। कहीं मैंने ये वस्त्र बना के गलती तो नहीं कर दी? अगर नहीं बिचे तो खामेखा और नुकसान हो जाएगा। नहीं, कुछ ना कुछ तो बिछ ही जाएगा। ऐसे रानो चिड़िया फुटपाथ पर बैठी बहुत चिंतित थी। तब उसके पास एक बूढ़ी पक्षी आती है और कान्हा के लिए वस्त्र मांगती है। अरे बेटी, मेरे कान्हा के लिए 2 जोड़ी वस्त्र दे दो, तुम्हारे वस्त्र बहुत प्यारे हैं। हाँ माँ जी, ये मैंने खुद से बनाए हैं और ये लो, एक जोड़ा मेरी तरफ से फ्री में, क्योंकि आप मेरी पहली ग्राहक हो। बेटी, तेरे काम में तरक्की हो, तू खूब फले फूले, भगवान कृष्ण की कृपा तुझ पे हमेशा बरसे, जो मुझ बुढ़िया को एक जोड़ा फ्री में दिया। ऐसे आशीर्वाद देते हुए वो पक्षी खुशी खुशी चली जाती है। उसके जाते ही चिड़िया के पास कई और ग्राहक आते हैं और कान्हा जी के सारे वस्त्र खरीद के ले जाते हैं। वो खुशी खुशी अपने घर आती है। टुन्नू जी, ये देखें, मैंने 400 रुपए कमाए हैं, अब से मैं हर रोज कान्हा जी के वस्त्र बना के बेचूंगी। रानो जी, जन्माष्टमी पर तो कान्हा की मूर्ति, फूल, माला, मुकुट, बांसुरी ये सब भी जोरों से बिचेगा, तो क्यों ना हम अपनी रेहड़ी पर ये काम शुरू कर दें। टुन्नू जी, ये सुझाव तो बहुत अच्छा है,
चलो थोड़ी बहुत अपनी रेहड़ी को भी सजा लेते हैं, इससे ग्राहकों पर अच्छा असर पड़ेगा। ऐसे दोनों पति पत्नी अपनी रेहड़ी को खूब सजाते हैं और जन्माष्टमी का सभी सामान भर लेते हैं। कालू जी वो देखें, सब्जी नहीं तो कैसे छोटा मोटा सामान बेच रहे हैं, ये कभी नहीं मानेंगे। गौरी, इससे तो कोई कमाई नहीं होगी। सब बड़ी बड़ी दुकानों से सामान खरीदना पसंद करते हैं, रेहड़ी पर से कोई नहीं लेगा। देखा रानो, ये कौवे कैसे बातें बना रहे हैं। जरूर इन्होंने ही हमारे खेत में दवा डाली होगी। ये हमेशा से ही हमारा बुरा चाहते हैं। और एक आप हो जो हमेशा गोरी बहन करती रहती हो। हाँ टुन्नू जी, अब तो मुझे भी इन्हीं पर शक है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं जो इन पर इल्जाम लगाते। लेकिन छोड़ो, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ये तो ऐसे ही हैं। ऐसे वो दोनों अपनी रेहड़ी लेकर आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर में बाजार पहुंच जाते हैं। इन दिनों बाजार में बहुत भीड़ थी। उनका सामान खूब जोरों से बिकता है, कमाई बहुत अच्छी होती है। रानो जी, सब्जी से ज्यादा मुनाफा तो इस काम में हो रहा है, और देखो इसमें मेहनत भी कम है। हाँ टुन्नू जी, मेरा मन बिल्कुल ठीक कहता था। ऐसे दोनों पति पत्नी अब हर रोज अपनी रेहड़ी लगाते। कालू गौरी को जैसे ही उनकी कमाई का अंदाजा होता है, वो तो फिर से जलते हैं और रानो को दुख पहुंचाने की योजना बनाते हैं। कालू, कल जन्माष्टमी है, रानो ने खूब सारे कपड़े बनाए होंगे, तो क्यों ना हम रात को उनके घर में आग लगा दे। बड़ा उछल उछल के सामान बेचती है, आग लगेगी तब देखना ये कहाँ से सामान बेचेगी। हाँ गौरी, ये ठीक है, आज रात को ऐसा ही करेंगे। ऐसे दोनों कौवे रात होने का इंतजार करते और आधी रात होने पर मसाल लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो चिड़िया के घर को आग लगाने वाले थे कि तभी अचानक से बारिश होती है, आग बुझ जाती है। चलो गौरी, जल्दी से घर चलो, आग तो नहीं लगी, मौसम अचानक से बहुत खराब हो गया, अब जल्दी चलो। ऐसे वो दोनों बारिश में घर भागते हैं कि तभी उन पर आसमान से तेज बिजली गिरती है और बुरे कौवों की मौत हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। आपका धन्यवाद। वो छोटी चिड़िया अभी नदी से पानी पीने बैठी ही थी कि तभी वहाँ गौरी कौवी अपनी गंदी चोंच के साथ वहाँ आ जाती है। छोटी चिड़िया, अभी रुको, पहले पानी मैं पीती हूँ, तुम बाद में पीना। गौरी बहन, आप किसी से भी पूछ लो, आपकी चोंच बहुत गंदी है, पहले अपनी चोंच साफ करें तभी पानी पिए। छोटी कमजोर चिड़िया, तूने मेरी चोंच को गंदी कहा, ये मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली। अब तू भाग यहाँ से, तेरा यहाँ से पानी पीना बंद। चल भाग यहाँ से। गौरी, तुम होती कौन हो जो मुझे नदी का पानी पीने से मना करें? ये नदी सबकी साझा है, मैं तो इसी से पानी पीऊंगी। रानो ने इतना कहा ही था कि तभी गौरी कौवी छोटी चिड़िया पर हमला करती है और दोनों में खूब लड़ाई होती है। उनकी लड़ाई देखकर कबूतर भी उनके पास आ जाता है और ऐसे लड़ाई करने का कारण पूछता है। कबूतर भैया देखो ना, मैंने इस गौरी से बस इतना कहा कि पहले अपनी चोंच धो ले और तभी इसने मुझे मारना शुरू कर दिया। आप ही बताएं इसमें मेरी क्या गलती थी? कबूतर गौरी की चोंच देखता है, वो तो वाकई में बहुत गंदी थी। गौरी, चिड़िया ने ठीक ही तो कहा, पहले अपनी चोंच साफ करे तभी पानी पिए। ओए मोटे कबूतर, तू तो इस चिड़िया की ही साइड लेता है, चल भाग यहाँ से, मैं तेरा कौन सा मानने वाली हूँ। ऐसे गुस्से में गौरी पानी पीकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया और कबूतर भी अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। कालू, कालू, आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। उस छोटी चिड़िया ने मुझे गंदी चोंच वाली कहा और नदी से पानी पीने से रोका। तुम ही सोचो तुम्हारी मासूम पत्नी पर क्या गुजरी होगी। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत जो कालू की पत्नी को गंदी चोंच वाली कहे। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तो ठीक है पति जी, आप कुछ ऐसा करो जो उस छोटी चिड़िया की इस जंगल में आखिरी रात हो, मैं तभी अपनी बेइज्जती भुला पाऊंगी। तो फिर रात होने दो, समझो उस छोटी चिड़िया की ये आखिरी रात है। कालू, उस छोटी चिड़िया का पेड़ ही जला देना। ऐसे दोनों बुरे कौवे रात होने का इंतजार करते हैं। मम्मा, आपके पंख पर ये चोट कैसी लगी? आप ऐसे उदास क्यों हो? आप झूठ बोलती हो, ये चोट आपको कांटों से लगी है। नहीं बेटा, भला मुझे कौन मार सकता है? ये
चोट तो कांटों से ही लगी है। अब आप सो जाएं, बहुत रात हो चुकी है। गौरी कवि ने चिड़िया की पिटाई की। वो अपनी बेटी को नहीं बता पाती और झूठ बोलकर ही सो जाती है। फिर देर रात हो जाती है। सब पक्षी गहरी नींद में सोए हुए थे। बस कालू गौरी ही थे जो रात के समय चिड़िया के घर पर नजर रखे हुए थे। कालू कौवा तो जलती हुई मसाल लेकर जाता है और चिड़िया के घर को आग लगा देता है। जैसे तैसे मम्मा बेटी तो बच जाती हैं, मगर उनका सारा घर जल चुका था। गुड़िया गुड़िया बेटी, आपको कुछ हुआ तो नहीं? अपने पंख दिखाएं। आपको जलन तो नहीं हो रही? नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा पाँव जला है। लेकिन हमारे घर को अचानक से आग कैसे लगी? फिर मम्मा चिड़िया यहाँ वहाँ देखती है। उनके घर के नीचे तो जलती हुई मसाल पड़ी थी। चिड़िया समझ जाती है ये काम उस बुरे कालू गौरी का होगा। बेटी, ये आग अपने आप नहीं लगी, जरूर इसे कालू गौरी ने लगाया होगा, क्योंकि आज मेरी उस बुरी कवि से लड़ाई हुई थी। ऐसे मम्मा चिड़िया रात भर रोती है। सुबह हो जाती है। वो तो अपने जले हुए घर के पास ही बैठी थी। चिड़िया का ऐसा जला हुआ घर देखकर मिट्ठू कबूतर उसके पास आते हैं। अरे चिड़िया बहन, ये कैसे हुआ? आपके घर को आग कैसे लगी? कबूतर भैया, ये उस गौरी ने ही किया होगा। मेरी उससे लड़ाई हुई थी। मेरा घर कैसे जल गया? मसाल भी नीचे ही पड़ी है। मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ये जरूर गौरी ने ही किया है। हाँ चिड़िया बहन, वो कालू गौरी तो बहुत बुरे पक्षी है, लेकिन इतने भी बुरे होंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। देखो कैसे बेचारी का घर जला दिया। मिट्ठू भैया, अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी। नहीं नहीं चिड़िया बहन, आप मेरे पास वाले पेड़ पर घोंसला बना ले, ऐसे कहीं जाने की बात ना करें। वो बुरे कौवे हैं, मेरी वजह से आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आज ही ये जंगल छोड़कर चली जाऊंगी। वो जंगल छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। वो उड़ते उड़ते बहुत दूर के जंगल जाती हैं और एक घने छायादार पेड़ पर रुक जाती हैं। गुड़िया बेटी, ये पेड़ बिल्कुल सही है। अब हम इसी पे घोंसला बनाएंगे। यहाँ से नदी भी पास है और किसानों की फसलें भी बहुत नजदीक हैं। खाना पानी की कोई चिंता नहीं। हाँ मम्मा, और उस बुरी कवि से भी सुरक्षित रहेंगे। यहाँ कोई उन जैसे लड़ने वाला भी नहीं होगा। रानो गुड़िया का अपने जंगल को छोड़कर बिल्कुल मन नहीं लगता, लेकिन वो खुश रहने की कोशिश करती हैं और दोनों तिनके जमा करके दिन भर अपना घोंसला बनाती हैं। इधर गौरी कवि तो बहुत खुश थी, क्योंकि उसने चिड़िया को जंगल से बाहर जो भगा दिया था। वो खुशी खुशी पूरे जंगल की सैर करती। गौरी जी, कृपया अब तो अपनी चोंच धो लें, ये वाकई में गंदी है। तुम्हें टोकने वाली चिड़िया तो अब नहीं रही। मुझे अच्छी नहीं लगती तुम्हारी गंदी चोंच। कालू, इसी बात से तो लड़ाई शुरू हुई थी। उस चिड़िया ने मुझे टोका। मैं तुमसे पहले ही कह देती हूँ, अगर मुझे आज के बाद टोका तो तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगी। ऐसे गौरी कवि अपने पति की बात भी नहीं मानती। ऐसे ही दिन गुजरते गए। गौरी कभी भी अपनी चोंच साफ नहीं करती और उधर चिड़िया ने अपने लिए सुंदर सा तिनकों का घर बना लिया था और वो सुकून से रह रही थी। इधर गौरी कवि जो कभी भी अपनी चोंच साफ नहीं करती, एक दिन तालाब से पानी पी रही थी। तभी मिट्ठू तोता आता है और उसकी गंदी चोंच देखकर उसे टोकने ही वाला था कि तभी उसे चिड़िया की बात याद आ जाती है और वो तो चुपचाप ही वहाँ से लौट जाता है। ऐसे कोई भी पक्षी अब गौरी के पास नहीं बैठता, क्योंकि वो कभी भी अपनी चोंच साफ नहीं करती। सभी पक्षियों को उसकी चोंच से बू आने लगी थी। एक रात गौरी कवि की चोंच में तेज दर्द होता है। कालू, कालू, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मेरी चोंच, मेरी चोंच। कालू कौवा गौरी को डॉक्टर के पास ले जाता है। देखें कालू, आपकी पत्नी की चोंच में इन्फेक्शन हो गया है, जल्दी से चोंच को काटना पड़ेगा। नहीं नहीं कालू, मैं अपनी चोंच नहीं कटवाऊंगी, कोई और रास्ता देखें। नहीं नहीं, कोई रास्ता नहीं है। अगर जल्दी ये चोंच नहीं कटवाई तो देख लेना, नाक को भी कटवाना पड़ेगा। फिर कालू कौवा गौरी की चोंच कटवा ही देता है। अब तो गौरी का भी बहुत बुरी लगती। गौरी सोचो, उस छोटी चिड़िया ने तुमसे ठीक ही कहा था। आज तक तुम्हें किसी और पक्षी ने नहीं बोला और तुमने उसी की पिटाई करके उसे जंगल से भगवा दिया। देखो
आज तुम्हारी क्या हालत हुई है? गौरी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। अब तो वो किसी को अपना मुंह तक नहीं दिखा पाती। वो सब पक्षियों से नजर फेर के ही रहती, क्योंकि उसकी शक्ल अब बहुत बुरी लगने लगी थी।